हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, क्या होता इफ डॉक्टर अंबेडकर वाज नॉट बोर्न इन इंडिया? डॉक्टर अंबेडकर इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑफ इंडिया। स्पेशली आज़ादी के बाद जो कुछ गिने चुने चेहरे हैं जिनका आज़ादी के बाद का इंडिया बनाने में बड़ी भूमिका थी, डॉक्टर अंबेडकर उन्हीं में से एक है। आज के वीडियो में हम उन सभी पॉसिबल सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे जो बिना डॉक्टर अंबेडकर वाले इंडिया में हो सकता था। लाइक क्या क्लास स्ट्रगल, राइट्स एंड इक्वलिटी लाने में और प्रॉब्लम्स होती, रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता या नहीं, इंडियन वुमेन की कंडीशन कैसी होती, इंडिया का लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम कैसे इवॉल्व होता, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता और इस देश का सोशल जस्टिस किस जगह पर होता। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का इंडिया में जन्म लेना इंडिया के लिए फायदा था या नुकसान। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। किसी भी देश को प्रॉपर चलाने के लिए अच्छे रूल्स एंड लॉ फॉलो करने होते हैं जो कि उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का प्रेजेंट और फ्यूचर होता है और देश के लिए रूल्स बनाने के लिए ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जिनके पास लॉ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, डिफरेंट सोसाइटीज, इन सब की अच्छी नॉलेज हो। एंड इंडिया इज फॉर्चुनेट कि यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जैसा इंसान था जिसके पास उस टाइम इन सभी चीज़ों की केवल नॉलेज ही नहीं, एक्सीलेंट लेवल की नॉलेज थी। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। सभी को पता है कि डॉक्टर अंबेडकर वॉज ज्यूइस्ट, सोशोलॉजिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि डॉक्टर अंबेडकर वॉज ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट। उनके पास डबल डॉक्टरेट की डिग्री थी, वो भी एक अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। इंडिया के ओनली नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन जी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इज माई फादर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली ही हैड मल्टी डायमेंशनल नॉलेज। इसका फ़ायदा इंडिया को कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। आज़ादी के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो गया। इसे बनने में 2 साल, 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। वहीं इंडिया से एक दिन पहले आज़ाद हुए पाकिस्तान को अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 9 साल लग गए और फेल भी हो गया और एक के बाद एक 3 कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पड़े। फाइनली उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में मिला, मतलब 26 साल लग गए उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। वहीं इंडिया को बस 3 साल से भी कम समय लगा और आज तक प्रॉपरली वर्क कर रहा है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर भारत को भी 26 साल लगते तो क्या हो सकता था। पंडित नेहरू को आपसी सहमत से फर्स्ट पीएम बनाया गया था। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी होता तब तक वो देश के पीएम रहेंगे। तो इस केस में उनकी डेथ के बाद देश के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती, क्योंकि हर कोई पीएम बनना चाहता, क्योंकि तब तक कॉन्स्टिट्यूशन बना ही ना होता और देश के अंदर ही आपस में सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो सकती थी, जिसका फायदा यूएसए एंड रसिया जैसे देश उठाते और ये देश बर्बाद हो सकता था, जस्ट लाइक अफगानिस्तान। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, क्या होता यहाँ के सोशल सिस्टम का। इंडिया में ऑलमोस्ट 110 करोड़ लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले चतुर्वर्ण सिस्टम को फॉलो करते थे। सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जिसमें सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी वो शूद्र की। ऑलमोस्ट 70 to 75% पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज वर शूद्र, जिन्हें आज के कैटेगरी सिस्टम में हम ओबीसी, एससी, एसटी के नाम से जानते हैं। आज़ादी से पहले डॉक्टर अंबेडकर जिस कम्युनिटी के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे वो शूद्र ही था। उन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी, हु वर द शूद्रास, और शूद्र में ही एक कम्युनिटी थी जिसे अनटचेबल्स कहा जाता था, जिनके साथ सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। डॉक्टर अंबेडकर खुद इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इस कम्युनिटी के साथ होने वाले एक्सप्लॉयटेशन को खुद से एक्सपीरियंस किया था। इस कम्युनिटी को सोसाइटी से अलग कर दिया गया था। मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी ये कम्युनिटी हमेशा गरीब ही रही, क्योंकि एजुकेशन और प्रॉपर्टीज़ दोनों ही इनसे छीना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर लंदन में लॉयर की प्रैक्टिस करते थे। वो चाहते तो वापस लंदन जाकर ऐसो आराम वाली ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने शूद्रों के सम्मान और उनके राइट्स के लिए ही लड़ना प्रायोरिटी पे रखा। इसके लिए छोटी छोटी नौकरियां भी की,
क्योंकि काबिलियत होने के बावजूद उनके कास्ट की वजह से बड़ी नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा कोट पहने हुए नजर आते थे। ये पिक देखिए, इसमें कुर्ता के साथ कोट। इसके पीछे की जो वजह है वो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस एंड कास्ट बेस्ड बैरियर्स को तोड़ना, जो कि कपड़ों पर भी लागू होती थी कि शूद्र क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं। इसी वजह से वो शूद्रों के सबसे बड़े लीडर बन जाते हैं। लोग इनकी बातों को फॉलो करते थे। डॉक्टर अंबेडकर कभी भी अपने फॉलोअर्स को वायलेंस करने के लिए नहीं उकसाते थे। इवन उन्हें ये पता था कि शूद्रों की आबादी ज़्यादा है। उनकी लड़ाई हमेशा वैचारिक थी। अपने फॉलोअर्स को हमेशा शिक्षा और संगठित रहने के लिए ही उन्होंने कहा। अंबेडकर भले ही अपने आखिरी समय में हिंदू धर्म को छोड़ दिया था, लेकिन हिंदू धर्म को रिफॉर्म और इसको और अच्छा बनाने की हमेशा से ही कोशिश किया। मनुस्मृति जलाते हुए भी उन्होंने कहा था कि जातियों ने इस देश के लोगों को आपस में लड़वाया है। इससे न केवल हिंदू धर्म कमजोर हुआ है, बल्कि ये देश भी इतना ही कमजोर हुआ है कि हमेशा फॉरेन इन्वेडर्स के गुलाम रहा। अब जरा सोच के देखिए, अगर अंबेडकर की जगह कोई और होता तो क्या क्या हो सकता था। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि वो व्यक्ति सेल्फिश होकर फॉरेन में ही सेटल हो जाता और ये देश कास्ट बेस्ड लड़ाइयाँ आज भी पहले के जैसे लड़ते रहता। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि अंबेडकर की जगह कोई और व्यक्ति होता और अपने समुदाय के लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाता, जस्ट लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अपने रिलीजन के लोगों को भड़काकर दर्दनाक हिंसा करवाया था। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि वो व्यक्ति अपने कम्युनिटी के लिए ब्रिटिशर्स के साथ अलग देश की डिमांड रख देता, जस्ट लाइक मोहम्मद अली जिन्ना। और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि अलग कंट्री बन भी सकती थी, क्योंकि पूरे हिंदुज़म में 70 to 75% पॉपुलेशन शूद्र की थी। बट डॉक्टर अंबेडकर ने पार्लियामेंट में कुछ सीट्स की रिजर्वेशन की डिमांड की, वो भी इसलिए कि जब इन कम्युनिटी से लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो इनके डेवलपमेंट की बात करेंगे। साथ ही इन्होंने ये भी बोला, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। हमें कुछ भी हो जाए ये नहीं भूलना है कि हम सबसे पहले इंडियन हैं और उसके बाद हमारी कास्ट एंड रिलीजन आती है। साथ ही इंडिया के इकॉनमी में भी अंबेडकर ने लीडिंग रोल प्ले किया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी के समय इन्होंने इंडियन रुपी पे रिसर्च किया और इंडियन रुपीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए सजेशन देते हुए 260 पेजेस का रिसर्च पेपर दिया था। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी एंड इट्स सॉल्यूशंस। साथ ही इन्होंने उस समय के ब्रिटिश इंडिया के फाइनेंशियल मॉडल को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन इकॉनमी और मार्केट को ख़त्म कर रही है और अपने कंट्री की मार्केट को बढ़ा रही है। आज़ादी के बाद उन्होंने एग्रीकल्चरल इनकम को बढ़ाने के लिए सजेशन दिए थे, जो आज भी काफ़ी यूज़फुल है। उन्होंने बताया, हमारी एग्रीकल्चरल इनकम कम होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं और सभी फार्मर्स अलग अलग खेती करते हैं, जिससे उनका खर्चा ज़्यादा आता है। इसके जगह किसानों को आपस में मिलकर एक बड़ा फार्म लैंड बना लेना चाहिए और कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरह एक साथ ज़्यादा फार्मिंग करनी चाहिए, जिससे इन्वेस्टमेंट कम होगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। उन्होंने वुमेन को एम्पावर करने के लिए उनके प्रोग्रेस और राइट्स के लिए अपनी लॉ मिनिस्टर के पद से रेजिग्नेशन दे दिया था। आजकल के नेता पैसे के लिए एक रात में पार्टी बदल लेते हैं। वहीं अंबेडकर जी का व्यक्तित्व का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि हिंदू महिलाओं के राइट्स के लिए लॉ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने हिंदू कोड बिल पास किया, जिसमें वुमेन को मेन के जैसे प्रॉपर्टीज में इक्वल राइट्स, हिंदू वुमेन को अपने एब्यूजिव और वायलेंट हस्बैंड को डिवोर्स देने का अधिकार दिया, क्योंकि इससे पहले मेन ही डिवोर्स दे सकते थे बट वुमेन नहीं। मेन का एक से ज़्यादा महिलाओं से शादी करना इलीगल बताया। महिलाओं को बच्चे अडॉप्ट करने के राइट्स दिए। लॉ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने प्रेग्नेंट वुमेन की जॉब सिक्योरिटी और प्रेगनेंसी के समय छुट्टी देने का एक्ट बनाया, जिससे आज सभी वर्किंग वुमेन को बहुत फायदा मिलता है। संविधान बनाते समय इस बात का ध्यान रखा कि जेंडर बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो और वुमेन को एजुकेशन एंड वोटिंग में राइट्स मिले। आज के समय में दुनिया के अलग अलग देशों में वुमेन को अपनी बेसिक चीज़ों के लिए लाइक कपड़ा कैसे पहने, वोटिंग राइट्स के लिए
मैटरनिटी लीव के लिए सड़कों पे स्ट्रगल करना पड़ता है। वहीं इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर जैसे मॉडर्न थॉट वाले लोगों की वजह से इंडियन वुमेन को अपने राइट्स के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उनका कहना था किसी भी देश और सोसाइटी की प्रोग्रेस चेक करनी है तो उस सोसाइटी की महिलाओं की प्रोग्रेस चेक करो। अगर वुमेन प्रोग्रेस कर रही हैं तो डेफिनेटली वो सोसाइटी भी प्रोग्रेस कर रही होगी। तो इस तरह से सो कॉल्ड लोअर कास्ट कम्युनिटी से जहां इंसानों को जानवरों जैसे ट्रीट किया जाता था से निकलकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बने। ही इज जेन्युइन लिबरेटर ऑफ सुद्राज वुमेन, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेशनल विजनरी, एन एक्सेप्शनल लॉ मेकर, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमनिस्ट विद नो पैरेलल टू हिज कंटेम्पररी। बट द सैडेस्ट थिंग इज नेताओं और सोसाइटी ने उन्हें बस दलितों का नेता बनाया। लेकिन जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा ही इज ट्रू एंड लॉयल लीडर एंड बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इंडिया के ओनली नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन जी बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इज माय फादर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, और उन्होंने मॉडर्न इंडिया को बनाने में बहुत काम किया, लेकिन हमने उन्हें बस दलितों का लीडर बना के उनके साथ अन्याय किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो शेयर करिए ये वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।